So, very good evening, all the participants. Today, we'll start with section 110. I think we had already covered up to section 109, है ना? 109 तक कवर कर लिया था ना जी? जी सर। हाँ, तो 110 क्या बोलता है? ये 110 बोलता है हमारा राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। अब देखिए, जब हमें ये देखना है राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान, तो हमें मेन बात क्या देखनी है? हमें मेन चीज ये देखनी है कि भैया इसके अगेंस्ट में जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस है सीआईआरपी में या लिक्विडेशन में, वो क्या है। तो सीआईआरपी में क्या प्रोविजन है? राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है और उस कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्या राइट्स हैं? पूजा जी, एनी आइडिया ऑन दिस? सर या सुधाकर जी, एनी आइडिया ऑन दिस? मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि भाई एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, कंपनी का होगा नेचुरली। कंपनी का एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है और उस कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, तो उसके क्या राइट्स हैं? मान लीजिए वो लोन सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन तो मतलब सरफेसी में होगा, है ना? तो वो क्या एक्शन ले सकता है, क्या नहीं ले सकता? एनी आइडिया ऑन दिस? सर ये उसकी डिस्कशन है कि वो प्रॉपर उसको एसेट को रिलिंक्विश करे या ना करे। नहीं, सीआईआरपी की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विडेशन की बात नहीं कर रहा। आप सेक्शन 14 देख लीजिएगा। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 मोरेटोरियम। करता है ना सीआईआरपी की, हाँ जी। है ना? तो सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 अगर हम पढ़ें, क्योंकि मिला मिला के पढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा अपने को। सेक्शन 14 बोलता है एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। सेक्शन 14 में एक खास बात क्या है, क्या लिखता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर मॉरेटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग, नेमली। तीसरा है एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सीडी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर सरफेसी। तो सरफेसी वाला एक्शन बार कर दिया सेक्शन 14 में, है ना? तो चाहे सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अगर कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई तो वो एनफोर्समेंट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए उसने आधा एक्शन पहले ले लिया, नोटिस दे दिया हुआ है, फिर भी वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। ये हमारा सेक्शन 14 कहता है, सेक्शन 14(1)(c). ठीक है। वो जो आप वाली बात है वो सेक्शन 36 से गवर्न होती है। 36 क्या कहता है? 36 कहता है कि लिक्विडेशन स्टेट में कौन सी चीज आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ठीक है। तो 36 अगर हम पढ़ें तो 36 में क्या कहता है? 36 में कहता है कि भाई एनी एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। तो 36(3) का अगर हम जी पॉइंट पढ़ें तो वो कहता है कि इसमें कौन सा एसेट आपको लेना है जिसमें उसने सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश कर दिया है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश करने का पीरियड कितना है? 30 डेज है। और हमने ये भी पढ़ा था कि लिक्विडेशन का जब क्लेम फाइल करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो उसमें कॉलम नंबर 8A है, मैंने बताया भी था। तो हाँ जी 8A में उसको यस या नो लिखना पड़ता है कि भाई वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना? तो अगर वो रिलिंक्विश कर रहा है तो यहां पर आ जाएगा लिक्विडेशन स्टेट में। अगर नहीं कर रहा तो फिर अपने आप करेगा उसको, फिर वो 52 से गवर्न होगा। सेक्शन 52 जिसमें राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना? तो 52 भी हमने पढ़ा था अलोंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम चलते हैं यहां पर। यहां क्या बात करता है? यहां देखिए, यहां थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि यहां पर एक रीपेमेंट प्लान आना है, कोई रेजोल्यूशन प्लान तो आना नहीं, है ना? और ऐसा भी हो सकता है इसका पार्ट डेट सिक्योर्ड हो और पार्ट अनसिक्योर्ड हो। अच्छा, सीआईआरपी में सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या सीओसी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछ सकता है आपसे।
कर सकता है सर। तो कर हाँ सकते कर हैं। सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्ट। अब हम इंडिविजुअल पर चलते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल कौन है या ये पार्टनरशिप कौन है जिसने गारंटी दी है फॉर लोन। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स के ही रूल्स और रेगुलेशंस नोटिफाइड हैं। ठीक है ना, आज की डेट में। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का भी और वोट करने का। ठीक है, ए सिक्योर्ड क्रेडिटर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड वोटिंग इन रिलेशन टू द रीपेमेंट प्लान। अब मान लीजिए उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी, ठीक है, कि भाई वो पार्टिसिपेट भी करेगा और वोट भी करेगा, तो उसका ये राइट फॉरफिट हो जाएगा। द सिक्योर शैल फॉरफिट हिज राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी। तो उस पीरियड में वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक रीपेमेंट प्लान नहीं हो जाता इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है, हो सकता है वो रीपेमेंट प्लान में पेमेंट ही हो जाए। जब पेमेंट ही हो जाएगी तो सिक्योरिटी एनफोर्स करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। अगर मान लीजिए वो फॉरफिट नहीं करता तो क्या होगा, वेयर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर डज नॉट फॉरफिट इज राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी, ही शैल सबमिट एन एफिडेविट टू द आरपी एट द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। एक एफिडेविट सबमिट करेगा क्या, दैट द राइट टू वोट एक्सरसाइज्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट के लिए ही सिर्फ वो राइट टू वोट एक्सरसाइज करेगा एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। ठीक है, और वो एस्टिमेटेड वैल्यू भी बताएगा ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। अब यहां पर ना वैल्यूएशन का भी इशू आ जाता है, क्योंकि देखो वो सिक्योरिटी की वैल्यू भी तो डिप्लीट हो गई होगी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो एस्टिमेट करेगा कि भैया कितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है। In case a secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts। तो ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सिक्योर्ड अलग और अनसिक्योर्ड अलग। द कंकरेंस, अच्छा, जैसे लिक्विडेशन में कॉलम नंबर 8A है, ऐसा ही यहां पर भी कोई क्लेम फॉर्म, जैसे ये क्रेडिटर है ये अपने क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं। पहले तो ये बताइए कोई क्लेम फॉर्म है क्या इनके लिए, कोई क्लेम फॉर्म है। देखो क्लेम फॉर्म अगर कोई होगा तो कहां पर होगा, आपका रेगुलेशंस में होगा या रूल्स में होगा। रूल्स में। ठीक है, तो रेगुलेशंस या रूल्स देख करके कौन बता सकता है कि कोई क्लेम फॉर्म होता भी है या नहीं होता, जैसे वहां होता है लिक्विडेशन में या इंसॉल्वेंसी में। तो यहां पर कोई क्लेम फॉर्म है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, और उसमें ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट के बारे में कुछ लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, तो ये बताइए एक बार देख करके। देखो एक तो हिंट मैं दे देता हूं आपको, फॉर्म नंबर बी है इसमें, क्लेम विद प्रूफ बाय ए क्रेडिटर, रेगुलेशंस में दे रखा जी सर है। है फॉर्म बी सर। फॉर्म बी है। 7 रेगुलेशन 7 में है सर। अब इसमें आप ये देखो कि क्या इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बारे में कोई बात करता है, जैसे वहां पर कॉलम नंबर 8A है ना, तो यहां पर भी ऐसी कोई बात करता है। ये देखो कॉलम नंबर 13, कॉलम नंबर 13 अगर आप पढ़ोगे तो वो क्या कहता है, इफ यू आर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर टिक द एप्लीकेबल बॉक्स इन द राइट कॉलम relating to forfeiture of right to enforce security during the period of the repayment plan which will determine the voting share as per section 110 of the code। क्या कहता है, आई एग्री टू फॉरफिट, आई डू नॉट एग्री टू फॉरफिट। ठीक है, तो हमारा ये, अब आपसे सिंपल सवाल ही वो पूछ ले मान लो कि भाई ऐसा कोई है क्या कॉलम, तो आपको हम्म। पता होना चाहिए। ये है हमारा कॉलम नंबर 13 इस। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही आप लिख सकते हो जहां पर ये लिखा हुआ ना कि भाई
आपका फॉर्म नंबर बी है और कॉलम नंबर 13 है। Okay. चलिए, the concurrence of the secured creditor shall be obtained if it does not participate in the voting on repayment plan, but provision of the repayment plan affects his right to enforce security. क्या मतलब? मतलब ये है कि ये कहता है कि भाई देखो, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन अब सिक्योरिटी एक ही है। मान लीजिए जो गारंटर है, अब उसके पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो उसने इस सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे रखी है। अब जो ये रीपेमेंट प्लान लेकर के आता है बंदा, ये गारंटर, ये कहता है देखो जी ऐसा है, मेरी प्रॉपर्टी तो 50 करोड़ की है ना, और कंपनी का लोन सिर्फ 4 करोड़ का है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी के केस में लोन ले लूंगा। उससे क्या होगा, वो जो प्रोविजन किया उसने रीपेमेंट प्लान में, उससे उसका राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी इफेक्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, इससे कंकरेंस लेनी पड़ेगी। ये मतलब है, ऐसा हो सकता है ना, जैसे वहां पर हमारे को सेक्शन 20 में बात करता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डेट इंटरिम फाइनेंस। तो ये समथिंग सिमिलर, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान मीन्स द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 114। ये पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान क्या है? पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान ये है कि जब से ऑर्डर पास हुआ आपका सेक्शन 114 में। सेक्शन 114 क्या बोलता है? सेक्शन 114 आपका है ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन रीपेमेंट प्लान। ठीक है, कि भाई वो ऑर्डर क्या कर रही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वहां से स्टार्ट होकर के टिल द डेट ऑन विच द नोटिस इज गिवन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 117। 117 क्या है? कंप्लीशन ऑफ रीपेमेंट प्लान, तब तक। और रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आरपी अंडर सेक्शन 118 एज द केस में बी। ठीक है, ये मतलब है पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान का। सेक्शन 111 ट्रिपल वन, अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान बाय क्रेडिटर्स। अब देखिए, प्लान तो कौन लाया? प्लान तो लेके आया डेटर, है ना, पर इसको अप्रूव करना है क्रेडिटर्स ने। जब तक क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं करेंगे तब तक। लेकिन अगर मान लो डेटर कहता है जी 2 साल में मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है, और क्रेडिटर कहते हैं नहीं जी 1 साल में करो, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? भाई मान लो डेटर कहता है ऐसा है जी, मेरा बच्चा जवान होने वाला, मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, ठीक है, मेरा बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, उसकी जॉब लग जाएगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना। या मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, मैं जो है जब वो जॉब लग जाएगी मैं पेमेंट कर दूंगा। या मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेच्योर होने वाली हैं, लेकिन उसमें फिक्स्ड पीरियड है, तो मैं तब पेमेंट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले नहीं कर सकता। क्रेडिटर कह रहा है जी 1 साल में कर दो, वो कहता है 2 साल में। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? अब जो भी मॉडिफिकेशन है वो एग्री करनी पड़ेगी डेटर को। अगर डेटर एग्री नहीं कर पाता तो इसका मतलब कोई भी फिर रीपेमेंट प्लान अप्रूव नहीं हो सकेगा। जी। क्या कहता है? द रीपेमेंट प्लान और एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान शैल बी अप्रूव्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 3/4। देखो, ध्यान में रखने वाली बात क्या है? मोर देन 3/4 मतलब 75 पे भी नहीं हो रहा, मोर देन 3/4 है। Then, मोर देन 3/4 मतलब अगर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 100 करोड़ के हैं, तो 75 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। 75 करोड़ के भी क्रेडिटर एग्री करेंगे तो भी नहीं होगा। More than 3/4 in value of the creditors present in person or by proxy and voting on the resolution in a meeting of the creditors. Approval of repayment plan by creditors. ठीक है, ये है सेक्शन 111। मोर देन 3/4 हमें ध्यान में रखना। 112 क्या बोलता है? रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द रीपेमेंट प्लान। अब जो भी मीटिंग हुई उसकी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा? नेचुरली आरपी प्रिपेयर करेगा। The RP shall prepare a report of the meeting of creditors on the repayment plan. अब इस में क्या रहेगा इस रिपोर्ट में? एक तो ये रहेगा कि whether the repayment plan was approved or rejected and if approved the list of modifications if any। ठीक है, ये रीपेमेंट प्लान अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, या अगर अप्रूव हुआ तो मॉडिफिकेशंस क्या थी।
ठीक है, मॉडिफिकेशंस को मतलब स्पेसिफिकली उसने एग्री करवा लिया, है ना। द रेजोल्यूशंस which were proposed at the meeting and the decisions on such resolutions. List of the creditors who were present or represented at the meeting and the voting records of each creditor for all meetings of the creditors. ठीक है। जितने भी मीटिंग हुई उस सब का रिकॉर्ड। इससे इनडायरेक्टली क्या पता चलता है? इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि मान लीजिए क्रेडिटर्स की 4 मीटिंग हुई, तो हर मीटिंग के बाद रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब रीपेमेंट प्लान पर वोटिंग हो जाए तब पुरानी भी जितनी भी मीटिंग हुई उसका भी रिकॉर्ड ये दे देगा। Such other information as the resolution professional thinks appropriate to make known to the adjudicating authority. ठीक है, तो एक तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन रीपेमेंट प्लान। इससे अलावा भी कोई रिपोर्ट बनाता है क्या आरपी? इससे पहले कोई रिपोर्ट बनाई है इसने? हाँ जी सर, इससे पहले थी कौन सी? 106। 106। 106 में क्या था? सर उसमें 106 में, हाँ, 106 थी रिपोर्ट ऑन द रीपेमेंट प्लान। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसने कर दिया। इससे पहले भी कोई रिपोर्ट थी 106 से पहले? सर 99 की। 99 में, ठीक है। 99 में उसने रिपोर्ट दे दी कि भैया इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उसके अलावा भी कोई रिपोर्ट है? तो 3 रिपोर्ट तो हो गई, काफी है। चलिए, 113। 113 क्या बोलता है? नोटिस ऑफ डिसीजंस टेकन एट मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। The resolution professional shall provide a copy of the report of the meeting of creditors prepared under section 99। अब 99 में जो सर रिपोर्ट ये इसने गलत नहीं प्रिपेयर की, लिखा हुआ। 99 गलत लिखा है, 106 होना चाहिए, हम, है हाँ ना। जी। हाँ, वो गलत लिख दिया, ड्राफ्टिंग एरर। टू द डेटर creditors including those who were not present at the meeting, adjudicating authority। ठीक, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द रीपेमेंट प्लान। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स सबमिटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 112, provided that where a meeting of creditors is not summoned the adjudicating authority। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मीटिंग हुई ना हो। अगर मीटिंग हाँ जी। होना कोई जरूरी तो नहीं है, he has to provide reasons in writing। अगर मीटिंग नहीं करनी है तो, है ना। The adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report prepared by the RP under section 106, or order of the adjudicating authority approving the repayment plan may also provide for directions for implementing the repayment plan। तो ये डायरेक्शंस दे सकते हैं फॉर implementing the repayment plan, है ना, कि भाई इंप्लीमेंट कैसे होगा, कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी, उसमें कौन कौन होंगे, ये सब बात है। Where the adjudicating authority is of the opinion that the repayment plan requires modification। ऐसा भी हो सकता है कि adjudicating authority कह दे भाई इसको मॉडिफाई करो, तो आरपी को बोलेगा टू रिकन्वीन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर रिकंसिडरिंग द रीपेमेंट प्लान। ठीक है, 115 क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन रीपेमेंट प्लान। Where the adjudicating authority has approved the repayment plan under section 114, such repayment plan shall take effect as if proposed by the debtor in the meeting। तो ये repayment plan का क्या इफेक्ट होगा? जैसे कि डेटर ने ही प्रपोज किया है मीटिंग में, एंड बी बाइंडिंग ऑन क्रेडिटर्स मेंशन्ड इन द रीपेमेंट प्लान एंड द डेटर। तो किस पर बाइंडिंग है? जो क्रेडिटर्स मेंशन्ड है रीपेमेंट प्लान में और डेटर। Where the adjudicating authority rejects the repayment plan under section 114, the debtor and the creditor shall be entitled to file an application for bankruptcy। Bankruptcy। तो ये दूसरा सेक्शन, सेक्शन 100 हमने पहले पढ़ा था। सेक्शन 100 में क्या था कि अगर एप्लीकेशन ही विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट लगाई है तो क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है फॉर बैंक्रप्सी डायरेक्टली। ठीक है, अब ये दूसरा सेक्शन आ गया 115।
तो 115 क्या बोलता है, अगर रीपेमेंट प्लान रिजेक्ट हो जाए तो भी डेटर भी और क्रेडिटर भी दोनों ही फाइल कर सकते हैं फॉर बैंक्रप्सी। ठीक है। एंड ए कॉपी, अच्छा ये कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो क्या अगले दिन ही बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए कोई पीरियड है क्या? हाँ जी सर। कितना सर पीरियड है? आई थिंक 3 मंथ्स का है सर। हाँ, तो वो 3 मंथ्स भी इसीलिए दिया भाई, देखो ऐसा है, अभी तक तुमने पेमेंट नहीं किया, अब तुम्हारी बैंक्रप्सी शुरू होने वाली है, अब भी पेमेंट कर दो। अगर अब भी पेमेंट कर दोगे तो बैंक्रप्सी से बच जाओगे, है ना। A copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 2 shall be provided to the board for the purpose of recording and entry। ठीक है। 116 बोलता है इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। आरपी जो अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 97 या 98 शैल सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। अगर मान लो कोई भी मैटर आ रहा है रिलेटिंग टू द रीपेमेंट प्लान तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकता है टू ए। Adjudicating authority may issue directions to the RP on the basis of an application under subsection 2। Completion of repayment plan। ठीक है। मान लीजिए पूरा प्लान कंप्लीट हो गया तो 117 है, और अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो 118 है। तो 117 क्या बोलता है, जैसे रीपेमेंट प्लान कंप्लीट हो गया तो विद इन 14 days the RP shall forward to the persons who are bound by the repayment plan under section 115 and the adjudicating authority दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या, पहला कि भाई एक तो ये नोटिस कि रीपेमेंट प्लान हैज बीन फुल्ली इंप्लीमेंटेड। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सोच रहा है इंप्लीमेंट हो गया, कोई बोले मुझे पैसे ही नहीं मिले। एंड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट बाय द आरपी समराइजिंग ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड इन परसुएंस ऑफ द रीपेमेंट प्लान एंड एक्सटेंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान एज कंपेयर्ड विद द रीपेमेंट प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। तो जो प्लान अप्रूव हुआ था और कितना उसमें से कंप्लीट। The RP may apply to the A to extend the time mentioned in subsection 1 for such further period not exceeding 7 days। तो 14 दिन के अंदर इसको करना है, लेकिन 7 दिन का एक्सटेंशन अलाउड है। 118 में क्या हो गया, रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड प्रीमेच्योरली, मतलब रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो गया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया था, लेकिन अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसा हो सकता है कुछ को पेमेंट कर दिया, बाकियों को नहीं कर पाया, है ना। A repayment plan shall be deemed to have come to an end prematurely if it has not been fully implemented in respect of all persons bound by it within the period as mentioned in the repayment plan। अच्छा, ये बार बार ये क्यों लिख रहा है, in respect of all the persons bound by it, in respect of persons mentioned in the repayment plan। इसका मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जिनका नाम रीपेमेंट प्लान में नहीं हो, है ना। मान लो किसी ने क्लेम ही फाइल नहीं किया, तो बाइंडिंग किस पर हो रहा है, ये उन्हीं पर हो रहा है जिनका नाम है उस रीपेमेंट प्लान में। ठीक है। अब इसमें पूजा जी आप एक और काम करना, आप हाँ ये बताना कि भाई मान लीजिए किसी आदमी ने क्लेम फाइल नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं फाइल किया जी। और प्लान इंप्लीमेंट हो गया, तो उसका क्या होगा, वो बाद में पहुंचता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो लिखा है जिनका नाम प्रीपेमेंट प्लान में है या जो मीटिंग में नाम है उनके ऊपर ये बाइंडिंग है, बाकियों के ऊपर तो बाइंडिंग है नहीं, तो उसका क्या होगा। ठीक है, ये ग्रुप में डिस्कस करिएगा। Where a repayment plan comes to an end prematurely under this section, the RP shall submit a report to the adjudicating authority। ठीक है। क्या, एक तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं कितनी हो गई, रीजंस फॉर प्रीमेच्योर एंड ऑफ द रीपेमेंट प्लान एंड द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर्स हुज क्लेम्स हैव नॉट बीन फुल्ली सेटिस्फाइड। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 10 क्रेडिटर थे, 10 में से 8 का पेमेंट हो गया, बाकी 2 रह गए, है ना। तो वो जिनके क्लेम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुए उसके बारे में भी बताना है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है, दैट द रीपेमेंट प्लान हैज नॉट बीन कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड। अब जो डेटर है या जो क्रेडिटर है whose claims under repayment plan have not been fully satisfied, तो वो बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 3 सेक्शन हो गए बैंक्रप्सी के लिए, 100, 115 और 118। 18। The adjudicating authority shall forward to the persons bound by the repayment plan under section 115 a copy of the report submitted by the RP to the adjudicating authority and order passed by the adjudicating authority।
ठीक है, और कॉपी बोर्ड को भी दे देंगे। 119 डिस्चार्ज ऑर्डर। डिस्चार्ज ऑर्डर में क्या है, इसमें ना डेट लिख दिया जाता है कि कौन कौन से डेट डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीपेमेंट प्लान द आरपी शेल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर ए डिस्चार्ज ऑर्डर इन रिलेशन टू द डेट्स मेंशन्ड इन द रीपेमेंट प्लान एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास सच डिस्चार्ज ऑर्डर। ठीक है, द रीपेमेंट प्लान में प्रोवाइड फॉर अर्ली डिस्चार्ज और डिस्चार्ज ऑन कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। ठीक, discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording entries in the register referred to in section 196. The discharge order of subsection 3 shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt. मान लीजिए कोई को श्योरिटी है ना, या कोई ज्वाइंट ओनरशिप है, ज्वाइंट लाइबिलिटी है, तो वो दूसरा बंदा डिस्चार्ज नहीं। एंड यू हैव टू perform the functions and duties in accordance with the code of conduct। ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 208। तो ये हमारा हो गया इंसॉल्वेंसी। अब सर हम चलते इसमें हैं जो बैंक। अर्ली डिस्चार्ज का है उस वो कब हो सकता है सर? देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए भाई आरपी को तो सारी कहानी पता ही है। हाँ जी। आरपी को पता है ये ड्रामे कर रहा है, पेमेंट वेमेंट तो होनी नहीं, जैसे अर्ली डिसोल्यूशन नहीं होता, हाँ जी। हाँ जी। बस ऐसा ही समझ लो। ठीक है सर। हाँ, वो अगर वो सोचेगा भाई वेट करने से फायदा ही नहीं है ही नहीं, है ना, हम्म। ये चीज। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। भाई ये जो गारंटर है, इसकी डेथ हो जाती है बीच में तो क्या होगा, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी। ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ढूंढिएगा, आंसर कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए बैंक्रप्सी ऑर्डर, उससे क्या होगा, उस बहाने आप पढ़ लोगे उस चीज। बैंक्रप्सी ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। बैंक्रप्सी ऑर्डर क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। एप्लीकेशन बना देनी है किसने, ऑफ ए ऑर्डर डेटर मे बी मेड बाय ए क्रेडिटर इंडिविजुअली और जॉइंटली। ठीक है, विद अदर क्रेडिटर्स और बाय ए डेटर। ठीक है, तो क्रेडिटर सिंगली या जॉइंटली या डेटर दोनों ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तीन सेक्शन हमने पढ़ लिए, सेक्शन 100, 115 और 118। 100 में क्या डेटर एप्लीकेशन लगा सकता है, द आंसर इज नो, नहीं सर। है ना। सेक्शन 100 में सिर्फ क्रेडिटर ही एंटाइटल है, क्योंकि डेटर तो विद ए फ्रॉडुलेंट इंटेंट उसने एप्लीकेशन हम्म। लगाई है ना। तो सेक्शन 104 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रेडिटर ही एंटाइटल टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, और उसमें रीपेमेंट प्लान वगैरह का भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली बैंक्रप्सी। 115 क्या है, रिजेक्ट हो गया, और 118 क्या है, अप्रूव हो गया लेकिन प्रीमेच्योर। बाद में प्री मेच्योर एंड हो गया। प्रीमेच्योर एंड। An application for bankruptcy shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by the adjudicating authority under the sections referred to in subsection 1। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। Where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners। अब देखो यहां पर फर्क है। ठीक है, वहां क्या लिखा था, वहां लिखा था ऑल और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल करनी है ना। और यहां क्या लिखा है, अगर डेटर फर्म है तो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 में बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो इंसॉल्वेंसी से डिफरेंट है। अगर हम सेक्शन 94 देखें तो 94 क्या बोलता है, 94 बोलता है कि अगर आपका डेटर फर्म है तो उस केस में क्या होगा, अनलेस ऑल और मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फाइल द एप्लीकेशन ज्वाइंटली। लेकिन यहां क्या बोलता है, इट मे बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। ठीक है, नाउ 122 बोलता है एप्लीकेशन बाय डेटर। ये एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी शैल बी अकम्पनीड बाय रिकॉर्ड ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ए, ठीक है, परमिटिंग द डेटर टू अप्लाई फॉर बैंक्रप्सी। द डेटर मे प्रपोज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जरूरी नहीं है कि प्रपोज करे, खुद भी फाइल कर सकता है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी। ठीक है, और एप्लीकेशन रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब। तो इसके लिए रूल नंबर 6 और रूल नंबर 16 है। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, ये रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 कहता है कि एप्लीकेशन जो है
फॉर्म ए में जाएगी अलॉन्ग विथ फीस ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है। और गारंटर जो है shall serve forth with a copy of the application to every creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor। और इसके अलावा सेक्शन हमारा रेगुलेशन नंबर 16 भी है। रेगुलेशन 16 क्या बोलता है ये कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल होगी। ठीक है। पीडीएफ में देनी है, ये फ्लैश ड्राइव में दे दो, ये है आपकी एप्लीकेशन बाय गारंटर। अब एप्लीकेशन बाय गारंटर में आप देखो कि लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ द गारंटर ये भी दे रखा है इसमें, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स हु मे बी क्रेडिटर्स। ठीक है। क्योंकि जो रिलेटेड पार्टी है उसको राइट टू वोट नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए यहां डिटेल्स दे रखी है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारे लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली, चाहे एक्सक्लूडेड हो या नहीं है वो सब भी बात है, ये पूरी डिटेल्स इसको देनी है एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है। तो ये पूरा हमारा फॉर्म है, और फिर ये आपको ये चीजें इसके साथ लगानी है, आईटीआर की कॉपी भी लगानी है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको लगानी है। ठीक है। और ये फॉर्म बी है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग थे बैंक्रप्सी पर। ठीक है, यहां पर थे 122। ठीक है। तो ये रूल देख रहे थे, हमने रूल देख लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। 123, 123 क्या बोलता है, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। Application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by the records of the insolvency resolution process, a copy of the order passed by the adjudicating authority permitting the creditor to apply for bankruptcy, details of the debts owed by the debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy, such other information as may be prescribed। ठीक है। तो प्रेस्क्राइब्ड में क्या है, आपका रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, क्या क्या लगानी है आपको, ये लगानी है, फीस लगानी है, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन में क्या होता है, क्रेडिटर्स में नॉमिनेट वन अमंग्स देमसेल्व्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन, रेगुलेशन नंबर 7। हाँ, अब ये होता है इससे ना, ये बैक में नहीं जाता। अगर एक से ज्यादा बार आप प्रेस कर दो ना तो बैक में नहीं जाता, ये एक बार में ही जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो फायदा है। हम्म। हम्म। तो हमारा था यहाँ, यहाँ पर थे हम लोग 1 2 3। ठीक है। हम्म। अगर कोई सिक्योर्ड डेट वाली एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होगा, एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट विच इज सिक्योर्ड। अगर कोई सिक्योर्ड डेट है, भाई सिक्योर्ड डेट में क्या किया उसने, हमने कॉलम नंबर देख लिया था, कॉलम नंबर 13 था, है ना। तो कॉलम नंबर 13 में उसने बोला भाई अभी मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन अब बैंक्रप्सी स्टार्ट हो गई तो उसमें क्या राइट्स हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। एक तो ये रहेगा, स्टेटमेंट बाय द क्रेडिटर हैविंग द राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी दैट ही शैल इन द इवेंट ऑफ ए बैंक्रप्सी ऑर्डर बीइंग मेड। give up his security for the benefit of all the creditors of the bankrupt। मतलब वही रिलिक्विश वाली बात हो गई। ठीक है। दूसरा, और स्टेटमेंट बाय द क्रेडिटर स्टेटिंग दैट द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट एंड एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट। ठीक है। If his secured creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured part of the debt shall be treated as separate debts। भाई ये एक तो ये हो सकता है कि वो कह दे भाई आई विल गिव अप माय सिक्योरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। दूसरा,
कि ये एप्लीकेशन में सिर्फ अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए लगा रहा हूँ, सिक्योर्ड पार्ट के तो सिक्योरिटी मेरी है ही, मैं अपने आप बेच बाच लूंगा जो भी करना होगा। ठीक है। और क्रेडिटर भी ही मे ऑल्सो प्रपोज, प्रपोज की बात है, मे है तो नहीं भी प्रपोज कर सकता, नहीं प्रपोज करेगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ करके अपॉइंट करते हैं। ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी अंडर सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ ए डिसीज्ड डेटर मे बी फाइल्ड अगेंस्ट दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर कोई डेटर की डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट में आप बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। The application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. तो रूल 7 और 16। ठीक। हमने देख लिया मोटा मोटा, 2000 में फीस है इसमें भी, है ना। An application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn without the permission of the adjudicating authority। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 124 क्या है? 124 बोलता है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 122 और 123 तो क्या होगा, एन इंटरिम मॉरेटोरियम शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑन ऑल एक्शंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट्स एंड सच मॉरेटोरियम शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। ठीक है। क्या बोलता है, ऑन ऑल एक्शंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट्स during the interim moratorium period, any pending legal action or legal proceeding against any property of the debtor in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed। अब आप देखो यहां पर ना बार बार प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है। वहां पर क्या था, वहां प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा था, वहां इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स बात करता था। Creditors of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or legal proceeding against any property of the debtor in respect of any of his debts. Where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium shall operate against all the partners of the firm as on the date of making of the application. 124 or provisions of this section shall not apply in respect of transactions which। अब देखो यहां क्या है, यहां बात कर रहा है बार बार प्रॉपर्टी की। अब यहां पर एक सवाल आता है, सवाल ये है कि मान लीजिए एप्लीकेशन फाइल हो गई, अभी एडमिट नहीं हुई। ठीक है। तो क्या ये जो डेटर है ये अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? इसका नहीं जवाब कर आपको सकते। मिलता है सेक्शन 158 में। सेक्शन 158 क्या बोलता है, मैं आपको डायरेक्टली सेक्शन 158 पर ले जाता हूं आपको, तो आपको अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली 158 पर ले जाता हूं। 158 क्या बोलता है, ये है 158, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन फाइल हो गई, क्या बोलता है, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द डेटर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट शैल बी वॉइड। ठीक है, ये वॉइड होगी। Any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy। देखो इसमें गुड फेथ वाला लॉजिक भी नहीं चलेगा। इवन इफ, चाहे उसने गुड फेथ में खरीदी हो, चाहे वैल्यू पर खरीदी हो, विदाउट उसको नोटिस का नॉलेज भी ना हो, विदाउट नोटिस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। और प्रॉपर्टी क्या है, for the purpose of this section, the term property means all property of the debtor, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt, but shall not include property held by the debtor in trust for any other person। तो जो भी एस्टेट के अंदर है या नहीं है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये है 158। अब आपको ये ढूंढना है क्या इंसॉल्वेंसी में भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, क्योंकि हमने इंसॉल्वेंसी में क्या देखा, इंसॉल्वेंसी में देखा कि जो हमारा सेक्शन 101 है, 101 आता है जब हमारी एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी एडमिट हो जाती है, तो वहां पर तो लिखता है द डेटर शैल नॉट ट्रांसफर अलाइनेट, लेकिन एप्लीकेशन फाइल हुई है और एडमिट नहीं हुई, तब क्या प्रोविजन है वो आपको
बताना है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी तो हमने देख लिया कि 158 में क्लियरली लिख दिया कि भैया आप ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और अगर होगा तो ये वॉइड हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, ये हो गया 123, 124 ये हो गया हमारा 125। 125 क्या बोलता है? 125 सिंपल है, ठीक है भाई। दो बातें होंगी, या तो उसने नाम दिया होगा या नहीं दिया होगा। नाम दिया होगा तो देख लेगा डिसिप्लिन प्रोसीडिंग है या नहीं है, और नहीं दिया होगा तो बोर्ड से पूछ के अपॉइंट कर देंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। 126, ये बातें हम बहुत बार पढ़ चुके। 126 क्या बोलता है? The adjudicating authority shall pass a bankruptcy order within 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee under section 125। तो यहां पर ये क्या करेगा? एक बैंक्रप्सी ऑर्डर देगा विद इन 14 डेज ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्ट। ये कंफर्मेशन क्या है और नॉमिनेशन क्या है? कंफर्मेशन तो तब है जब नाम पहले से दिया हो तो उसको कंफर्म कर देंगे, और नॉमिनेशन क्या है? मान लो नाम नहीं दिया तो नॉमिनेशन होना। Adjudicating authority shall provide the following documents to the bankrupt creditors and the bankruptcy trustee within 7 days of passing of the bankruptcy order। क्या? एक तो कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड ए कॉपी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा रूल 14 है। रूल 14 भी एक बार देख लेते हैं कि रूल 14 क्या कहता है। ये हमारा रूल 14 है। रूल 14 में कहता है कि ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 125 ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन रूल 6 एंड रूल 7 इफ नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर शैल बी प्रोवाइडेड टू सच बैंक्रप्सी ट्रस्टी। कितने दिन के अंदर? विद इन 3 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर इसको कॉपी देनी। चलिए, ये भी हो गया 125। हाँ, 127 है ना। 127 क्या बोलता है? वैलिडिटी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। The bankruptcy order passed by the adjudicating authority under section 126 shall continue to have effect till the debtor is discharged। तो जब तक डेटर डिस्चार्ज नहीं होता तब तक ये बैंक्रप्सी ऑर्डर वैलिड रहेगा। जैसे सीआईआरपी में भी होता है ना, मॉरिटोरियम कब तक रहता है? जब तक लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता, है ना। इफेक्ट ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर ऑन पासिंग ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर अंडर सेक्शन 126 क्या होगा? पहला, ये जो एस्टेट है अब ये किसके पास चली जाएगी? ये चली जाएगी बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में नहीं जाती। अगर इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाए तो उसमें कस्टडी या कंट्रोल की भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें ये भी है कि उसको भी कह सकता है जो गारंटर है कि भाई तुम अपना बिजनेस चलाते रहो, है ना। लेकिन यहां क्या है? यहां एस्टेट किसके पास चली जाएगी? बैंक्रप्सी ट्रस्टी की। Just द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट शैल बी डिवाइडेड अमंग्स, ये ऐसा ही जैसे लिक्विडेशन एस्टेट है ऐसे यहां पर बैंक्रप्सी एस्टेट है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ए क्रेडिटर ऑफ द बैंक्रप्ट इंडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट क्लेम्ड एज ए बैंक्रप्सी डेट शैल नॉट, अगर उसने बैंक्रप्सी डेट क्लेम किया है तो क्या होगा? वो फिर कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं करेगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक्रप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, ठीक है। और commence any suit or other legal proceeding except with the leave of the adjudicating authority and on such terms as the adjudicating authority may impose। या तो फिर adjudicating authority से परमिशन लेगा, ठीक है ना, या फिर कोई इनिशिएट एक्शन इनिशिएट नहीं करेगा अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर क्या है? इसका मतलब यह है कि वो एक्शन ले सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। Subject to the provisions of subsection section 123, the bankruptcy order shall not affect the right of any secured creditor। अब यहां स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दे दिया, क्या? कि भाई अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो रियलाइज करे या अदरवाइज डील करे, ठीक है, एज ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर हैड नॉट बीन पास्ड। भाई अब तो बिल्कुल रायता फैलने वाला है ना, तो अब उसको राइट है जो मर्जी करे, उसके लिए ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। वो ऐसे होगा जैसे बैंक्रप्सी ऑर्डर पास ही नहीं, जैसे मर्जी डील करे। प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट आफ्टर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट।
if he does not take any action to realize his security within 30 days from the said date. ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट। ठीक है, आफ्टर द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट, अगर वो 30 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक, ये इंटरेस्ट का क्या मतलब है यहां पर? ये इंटरेस्ट ब्याज है या कुछ और है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि क्या है, अगर उसने 30 दिन में एक्शन नहीं लिया तो मतलब ये हो गया जैसे जैसे वहां पर नहीं होता लिक्विडेशन में, भाई डीम टू बी रिलिंक्विश्ड, वो वाली जी। कहानी। भाई कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना उसको। वो बल्कि कॉलम नंबर अगर आप 13 पढ़ोगे फॉर्म बी का तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। Where a bankruptcy order under section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who on the date of the order is a partner in the firm. अगर फर्म के अगेंस्ट में, तो मान लीजिए सब सारे पार्टनर्स की, जो भी पार्टनर थे ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में बैंक्रप्सी ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखता है? अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। अब पार्टनर तो कंपनी भी हो सकती है ना। तो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में जो होगा वो ये माना जाएगा कि बैंक्रप्सी ऑर्डर है। प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall not apply to such transactions as may be notified. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 129 क्या बोलता है? Where a bankruptcy order is passed on the application for bankruptcy by a creditor under section 123, the bankrupt shall submit a statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date. ठीक है, ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देगा टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शैल बी सबमिटेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो रूल 11 है और फॉर्म ई है इसके लिए। तो एक बार फॉर्म ई देख लेते हैं कि फॉर्म ई क्या कहता है। ये हमारा है फॉर्म ई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंकरप्ट। ये पूरे पर्टिकुलर्स अपने दे देगा इसके अंदर। ठीक है, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ बैंकरप्ट एंड इमीडिएट फैमिली एज ऑन द एप्लीकेशन डेट फॉर द प्रीवियस 3 years। ठीक है, चाहे एक्सक्लूडेड हो चाहे नहीं, ये सारी डिटेल्स इसको देनी है। ये है आपका डिटेल्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन द बैंक्रप्ट बिहाफ। कई बार क्या होता है, कोई एनआरआई है, मान लीजिए पहले उसने गारंटी दी, वो इंडिया में था, अब वो बाहर है, तो क्या उसके अगेंस्ट में बैंक्रप्सी स्टार्ट हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है ना। ऐसे तो नहीं तो गारंटी देके सारे बाहर भागने लग जाएंगे। तो वो कहता है भाई इंडिया में बता दो कि किसको हम नोटिस दे दें आपके भी हम। तो हमारा सेक्शन कौन सा चल रहा था? 129 है ना, 129 पे थे ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो रूल 11 फॉर्म ई। मैंने बड़ी मेहनत कर रखी है, सारा इसमें लिंकिंग कर रखी है। आपको फायदा होना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो आप? बुक से पढ़ते हो? क्योंकि इस ऑनलाइन का फायदा ये है, मैं इस पर क्लिक करो सीधा फॉर्म नंबर खुल जाएगा आपका, है कि नहीं? वरना बुक में भी पलटने में टाइम लगेगा। वेयर द बैंकरप्ट इज ए फर्म, its partners on the date of the order shall submit a joint statement of financial position of the firm, and each partner of the firm shall submit a statement of his financial position. एक तो जॉइंट स्टेटमेंट देंगे ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, और फिर जो हर एक पार्टनर है वो भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल्स दें। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी में रिक्वायर द बैंक्रप्ट और एनी अदर पर्सन टू सबमिट इन राइटिंग फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग और मॉडिफाइंग एनी मैटर। ठीक है,
उसके बाद में पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल सेंड नोटिस within 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors mentioned in the statement of affairs submitted by the bankrupt under section 129 or the application for bankruptcy admitted submitted by the bankrupt under section 122। ठीक है, 10 दिन के अंदर जो जो भी क्रेडिटर्स मेंशन, इशू ए पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी में कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, आप नोटिस कीजिएगा, लेकिन बैंक्रप्सी में फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये आपके लिए रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 क्या बोलता है? रूल नंबर 9 आपका बोलता है कि भाई आपका पब्लिक ये होगा फॉर्म नंबर सी के अंदर। ठीक है, चलिए, न्यूज़पेपर्स में देना है आपको इंग्लिश another in vernacular language having sufficient circulation where the bankrupt resides affixed to the premises placed on the website। और नोटिस में क्या क्या देने हैं? सच मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो नोटिस में क्या क्या देना है? ये रूल 10 है। रूल 10 कहता है कि आपका फॉर्म डी है नोटिस के लिए। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी टू इशू द नोटिस रेफर टू इंस्टेड ऑफ इशूइंग सच नोटिस इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि बाहर लिखा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन आपने रेगुलेशंस में क्या बता दिया कि भैया ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कह सकती है कि आप इशू कर दो। ठीक है, फॉर्म डी है इसके लिए, तो फॉर्म डी भी एक बार देख लेते हैं। फॉर्म डी क्या है? एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है ना, और उसके अलावा फॉर्म डी है। तो फॉर्म डी क्या है एक बार देख लेते हैं। ये है फॉर्म डी, नोटिस टू क्रेडिटर। ठीक है, नेम एंड एड्रेस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नोटिस इज गिवन, लास्ट डेट ऑफ क्लेम क्या है। ठीक है, ये है आपका। चलिए, एक मिनट। हम्म, ये हमारा हो गया 130 है ना। अब 131, 131 क्या बोलता है? 131 आपको बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स। ठीक है, द क्रेडिटर शैल रजिस्टर क्लेम्स विद द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। 10 दिन में पब्लिक नोटिस दिया आपने, है ना, और 7 दिन के अंदर वो अपने क्लेम्स लॉन्च करेंगे बाय सेंडिंग डिटेल्स आपके लिए। ये इसमें रूल नंबर 12 है। तो रूल नंबर 12 क्या बोलता है? रूल नंबर 12 में देता हुआ भाई, कॉलम नंबर क्या है? क्रेडिटर शेल सबमिट प्रूफ, फॉर्म नंबर एफ है इसके लिए। ठीक है, और ये फॉर्म एफ जो है, इट में बी सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कोरियर। ठीक है, एक और बात कि अगर मान लो नहीं दिया विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन द पब्लिक नोटिस, तो कब तक दे सकता है? टिल द फाइनल डेट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 176। ठीक है, तो 176 सबसेक्शन 2 में जो लास्ट डेट मेंशन है, अब 176(2) क्या बोलता है? 176(2) क्या बोलता है? 176(2) बोलता है आपका फाइनल डिविडेंड की डेट से पहले दे दो आप। ठीक है, जो फाइनल हलवा बंटने वाला है उससे पहले आप क्लेम दे सकते। चलिए, 132 प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। The bankruptcy trustee shall within 14 days from the bankruptcy commencement date prepare a list of creditors on the basis of information disclosed and on the basis of claims received। उसके बाद में अब आपको मीटिंग समन करनी है। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल
within 21 days from the bankruptcy commencement date, issue a notice for calling a meeting of the creditors. अब यहां पर हमें देखना है, इंसॉल्वेंसी में तो कहता है कि भाई यू कैन रिकॉर्ड रीजंस एंड यू विल डिस्पेंस विद द मीटिंग। यहां पर भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, वो अपने को देखना है। नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल स्टेट द डेट और इट शैल बी अकम्पनीड बाई फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग, स्पेसिफाई द फॉर्म, ठीक है, कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल बी द कन्वीनर ऑफ द मीटिंग, यही कोरम डिसाइड करेगा, एंड कंडक्ट द मीटिंग ओनली इफ द कोरम इज प्रेजेंट, ठीक है। द फॉलोइंग बिजनेस में बी कंडक्टेड इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इन विच रिगार्डेड रेजोल्यूशन में बी पास्ड। क्या? पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, एनी अदर बिजनेस दैट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी थिंक्स फिट टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल कॉज द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स टू बी रिकॉर्डेड, signed and retained as a part of the records of the bankruptcy process. Bankruptcy trustee shall not adjourn the meeting of creditors for any purpose for more than 7 days at a time, ठीक है। फिर वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे? एवरी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द लिस्ट, अब लिस्ट बना ली है इन्होंने, तो जो भी क्रेडिटर मेंशन्ड है या उसका प्रॉक्सी शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है। और वोट शेयर डिटरमिन करेगा इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो वो सारे जैसे सीआईआरपी में लिक्विडेशन में होता है ना, वही सारा आपका वोट शेयर असाइन करने का तरीका, उसमें कोई खास नई बात नहीं है। ए क्रेडिटर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट फॉर एन अनलिक्विडेटेड अमाउंट, अगर अमाउंट क्रिस्टलाइज नहीं है लाइबिलिटी तो फिर उसके लिए वोट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं वोट कर सकता? पहला, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, एंड दोज हु हैव नॉट बीन गिवन ए नोटिस बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है, एंड क्रेडिटर्स हु आर एसोसिएट्स ऑफ द बैंकरप्ट, ठीक है। जो एसोसिएट है वो भी वोट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5। अब उन्होंने इसके लिए अलग चैप्टर बना दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मीटिंग कॉल करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, ठीक है। और द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल प्रोवाइड द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स विद द रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी एक रिपोर्ट देगा ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी उस रिपोर्ट को अप्रूव करेगी विद इन 7 days एंड डिटरमिन वेदर द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शुड बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 148। तो यहां पर ना एक प्रोविजन है फॉर रिलीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो जब तक सीओसी उसको रिलीज नहीं करेगी तब तक वो रिलीज नहीं होगी। The bankruptcy trustee shall retain sufficient sums from the estate of the bankrupt to meet the expenses of convening and conducting the meeting required under this section during the administration of the estate, ठीक। 138, फिर डिस्चार्ज ऑर्डर, डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए अप्लाई करेगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, और विद इन 7 days ऑफ द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। where such approval is obtained prior to the period mentioned in clause, मतलब whichever is earlier, या तो 1 साल में या फिर जब अप्रूवल हो जाए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। The adjudicating authority shall pass a discharge order on an application by the bankruptcy trustee and copy to be provided to the board. और effect of discharge क्या होगा? It shall release the bankrupt from all the bankruptcy debt. तो ये bankruptcy debt से discharge होगा, ठीक है। Provided that discharge shall not affect the functions of the bankruptcy trustee, लेकिन यहां पर बैंक्रप्ट तो डिस्चार्ज हो गया लेकिन बैंक्रप्सी ट्रस्टी डिस्चार्ज नहीं हुआ, और अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 and 5 ऑफ पार्ट, रिलीज द बैंक्रप्ट फ्रॉम एनी डेट इनकर्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अब चाहे डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई फ्रॉड किया हुआ है तो उससे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ये, और डिस्चार्ज द बैंक्रप्ट फ्रॉम एनी एक्सक्लूडेड डेट, तो ये बैंक्रप्ट है, ये एक्सक्लूडेड डेट से भी डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है ऑन बैंक्रप्ट? अब बैंक्रप्ट का मीनिंग आप समझिए, बैंक्रप्ट वो है जिसके अगेंस्ट में अभी डिस्चार्ज ऑर्डर इशू नहीं हुआ है। अगर डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो गया फिर तो वो पवित्र हो गया, फिर तो गंगा में नहा लिया, फिर वो एज गुड एज एन ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। तो जब तक डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं इशू हुआ तब तक वो बैंक्रप्ट है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है?
अब हमें दो सेक्शन है, 140 और 141। 140 में डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और 141 में रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस किस चीज पर होती है? नॉर्मली एक्शंस पर होती है। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? कि भाई वो यहां यहां अपॉइंट नहीं हो सकता। क्या? ट्रस्टी नहीं बन सकता या रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रस्ट, एस्टेट और सेटलमेंट। बीइंग अपॉइंटेड और एक्टिंग एज ए पब्लिक सर्वेंट। Being entitled to any public office where the appointment of to such office is by election, and being elected or sitting or voting as a member of any local authority। तो ये उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। Any disqualification to which a bankrupt may be subject under this section shall cease to have effect if the bankruptcy order against him is modified or recalled or is discharged। अगर डिस्चार्ज हो गया उसके बाद भी ये सब कुछ कर सकता है। एक आदमी की बैंक्रप्सी हुई, उसका इसमें डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया, उसके बाद वो जो मर्जी करे। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है 141 में है? पहला, डायरेक्टर नहीं बन सकता या प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन हिज एस्टेट और टेकिंग एनी फर्दर डेट। ठीक है। यहां पर क्या है? विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ये ध्यान में रखना। बैंक्रप्सी ट्रस्टी को ये पावर दे रखी है। तो अगर उसने कोई नया डेट लेना है तो उसके लिए क्या करेगा? बैंक्रप्सी ट्रस्टी से परमिशन ले। बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर्स दैट इज अंडरगोइंग ए बैंक्रप्सी प्रोसेस। उसको अपने बिजनेस पार्टनर्स, देखो वर्ड क्या लिखा है? बिजनेस पार्टनर्स। पार्टनर्स ने लिखा। पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में फर्क है। ठीक है। दैट इज अंडरगोइंग ए बैंक्रप्सी प्रोसेस प्रायर टू एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये रूल है 15, रूल 15 बोलता है कि अगर 1 लाख से ज्यादा आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर आपको बताना है। ठीक है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है कि भाई मैं मेरी तो बैंक्रप्सी चल रही है। ठीक है। विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बी इनकम्पिटेंट टू मेंटेन एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द बैंक्रप्सी डेट। ठीक है। अगर उसको बैंक्रप्सी डेट के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन लेना है तो उसको सैंक्शन लेनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। ठीक है। और ही कैन नॉट बी परमिटेड टू ट्रेवल ओवरसीज विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। अगर ऑर्डर रिकॉल हो जाए तो इट शैल सीज टू इफेक्ट या डिस्चार्ज हो जाए। 142, मॉडिफिकेशंस और रिकॉल ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर। मॉडिफिकेशन या रिकॉल कैसे होगा? अगर मान लो कोई एपरेंट एरर है ऑन द फेस ऑफ सच ऑर्डर, या both the bankruptcy debt and the expenses of the bankruptcy have after the making of the bankruptcy order either been paid for or secured to the satisfaction of the adjudicating authority। ठीक है। या तो पेमेंट हो गई या सिक्योर्ड हो गए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मान लो किसी दूसरे ने गारंटी दे दी है ना। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मॉडिफाइज और रिकॉल्स द बैंक्रप्सी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, any sale or other disposition of property made or other things done by the bankruptcy trustee shall be valid, except that the property of the bankrupt shall vest in such person as the adjudicating authority may appoint, or in default of any such appointment, revert to the bankrupt on such terms as the adjudicating authority may direct। ठीक। A copy of the order shall be provided to the board, और जो modifications हैं shall be binding on all the creditors। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट वही 208, फीस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है। ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द बैंक्रप्सी प्रोसेस shall charge such fees as may be specified in proportion to the value of the estate of the bankrupt। ठीक है। और ये फीस कैसे पेमेंट होगी? फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट। रिप्लेसमेंट के लिए भी रूल है। रिप्लेसमेंट के लिए रूल क्या कहता है कि अगर कमेटी को लगता है कि भाई इसको रिप्लेस कर रहा है तो वो 75% वोट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्लाई करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन में बोर्ड को कहेगी, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगी। ठीक है। जैसा नॉर्मल प्रोसेस है। और पुराने वाला नए वाले को सारे रिकॉर्ड दे देगा। रेजिग्नेशन भी हो सकता है ना। मान लीजिए वो अपनी प्रैक्टिस ही बंद कर रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 7 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन डायरेक्ट द बोर्ड फॉर रिप्लेसमेंट, और बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करे। ठीक है। तो जब तक ये रिलीज नहीं होता तब तक नहीं छोड़ के भाग सकता बीच में।
वैकेंसी, अगर मान लो वैकेंसी हो जाए, डेथ हो जाए किसी, है ना, कुछ पागल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इफ ए वैकेंसी occurs in the office of the bankruptcy trustee for any reason other than his replacement or resignation, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी, बोर्ड फिर 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा, नया अपॉइंट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर। रिलीज, रिलीज के लिए अलग से प्रोविजन है, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर पास होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। A bankruptcy trustee shall be released from his office with effect from the date on which the adjudicating authority passes an order। या तो नया अपॉइंट हो जाए, या रिप्लेसमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, या वैकेंसी हो जाए, ठीक है। तो notwithstanding the release, the bankruptcy trustee who has been so released shall share all information with the new bankruptcy trustee, ठीक है। And a bankruptcy trustee who has completed the administration of the bankruptcy process shall be released of his duties with effect from the date on which the committee of creditors approves the report of the bankruptcy trustee। तो जब वो अप्रूव कर देंगे उसकी रिपोर्ट को, तब वो रिलीज हो जाएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ये हमारा था सेक्शन 148। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम अलग से क्लास में कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये फिर लंबा चैप्टर है, इसको हम अलग से क्लास में कर लेंगे। मैंने आपके साथ केस स्टडीज भी शेयर की हैं, तो थोड़ा सा हम केस स्टडीज को तब तक देख लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास 10-15 मिनट, है ना। तो थोड़ा सा केस स्टडीज देख लेते हैं। अब कुछ तो हमने कर ही लिया, इंसॉल्वेंसी भी कर लिया, कुछ बैंक्रप्सी भी कर लिया, तो कुछ कुछ तो हम आंसर कर ही सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ बैंक्रप्सी में है कि अगर कोई क्लेम नहीं टाइमली फाइल हो पाया तो उसके लिए प्रोविजन है। ये हाँ, चीज सर लिक्विडेशन में भी है? बिल्कुल है, क्यों सर नहीं। 30 डेज का टाइम है जैसे, तो लिक्विडेशन में भी कोई क्लेम बाद में फाइल हो सकता है? भाई देखो, ऐसा है कि एक्सप्रेस प्रोविजन तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि भाई वो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, और क्या। जो चीज नहीं लिखी है, जी। वो तो हमारा आईबीसी कोड कहता ही है ना, कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो सारे राइट्स है। सेक्शन कौन सा, 65 है मेरे ख्याल से, सेक्शन 60 सब सेक्शन 5। एनी क्वेश्चन, 60 सब सेक्शन 5 है ना। जी सर। Any question of priorities or any question of law or facts arising out of or in relation to insolvency resolution or liquidation process, any claim made by or against the corporate debtor or corporate person, including claims made by or against any of its subsidiaries, तो क्लेम में आ जाएगा ये, है ना। तो एनसीएलटी के पास पावर है सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 में। जी। अब हमने 148 तक हमने कर लिए, ठीक है। ये मैंने आपको 1 पेज समरी दे रखी है, तो 1 पेज समरी भी जब आप एग्जाम से डेट से पहले पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका फ्रेश स्टार्ट की है, सिंगल पेज में, ये पूरे सिंगल पेज में आपका इंसॉल्वेंसी आ गई, 2 पेज में आ गई 148 तक, है ना। 148 तक हमने पढ़ लिया। फ्रेश स्टार्ट वाला हमने कर ही लिया पहले, अब हम इंसॉल्वेंसी वाला देख लेते हैं। अब तो हम बैंक्रप्सी का भी कर सकते हैं, बैंक्रप्सी में थोड़ा सा ही रह गया है। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, ठीक है जी। तो एक बार आप सुधाकर जी पढ़िए जरा केस स्टडी। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट। यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है सर, मे बी सम अदर पर्सन सर, कुछ जुलूस चल रहा है। ओके ओके ओके, पूजा जी आप पढ़ लो। जी सर। हाँ जी। John is a software professional working in an MNC in Gurgaon. He has to travel worldwide in connection with his employment. His father-in-law, Mr. Thomas, is into business and has availed loan facility from PNB of rupees 250 lakhs from the bank, for which John has executed a guarantee for rupees 250 lakhs. His father-in-law had formed a company, JSG Limited, which had plants in Hyderabad, Delhi, and Kolkata. The registered office of JSG Limited is in Chennai. On default by JSG Limited, bank invoked the bank guarantee which remained unpaid partly
As on the date of invocation of the bank guarantee, rupees 25 lakhs were lying in the bank account which were transferred to the account of PNB. Lily, wife of John, is also a software professional working for an MNC. Various assets held by Lily and John are as under: 2 cars held by John and Lily, primarily used for commuting to office. 2 LIC policies on which loan facility has been availed to prepay the educational loan taken by John for his studies. Gold jewelry worth rupees 12 lakhs. He has created a private trust for the benefit of their children. He has deposited a sum of rupees 50 lakhs in a trust. The trustee is his close friend. The trust money shall be utilized once the children need it for higher education. John has approached you to take your advice in this regard. तो ये फैक्ट्स है। उसके फादर इन लॉ ने लोन लिया था और इसने गारंटी दी थी। डिफॉल्ट हो गया, बैंक ने गारंटी इन्वोक कर ली और जो 25 लाख रुपए इसके अकाउंट में पड़े थे ट्रांसफर कर लिए। ये कुछ उसके पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में भी कहता है। अब इस केस में हो क्या सकता है? वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है जॉन के साथ? भाई पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? मान लो पीएनबी है। अब पीएनबी के पास क्या ऑप्शन है पहले तो ये बताइए। सर, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। हाँ, और क्या पीएनबी उसके अगेंस्ट में भी प्रोसीड कर सकता है? कंपनी के अगेंस्ट में भी कंपनी की सीआईआरपी हो सकती है। कंपनी जो है जीएसजी लिमिटेड है ना, तो क्या उसकी भी सीआईआरपी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है सर। राइट। सो it is up to PNB, it is up to the banker that what action he wants to take. He may take action against GSG Limited, which is the corporate debtor. He may take action against the John, who is a guarantor. Because as per section 128 of the Indian Contract Act, the liability of the guarantor is coextensive with that of the borrower. And it is up to the creditor as to whom he wants to take action. ठीक है, against whom he wants to take action. By creditor may have the feeling that okay, father-in-law doesn't have anything, है ना, so why to waste his time? So he may take action directly against John also. Nobody stops him. And now suppose PNB wants to file an application for insolvency. So where it will be filed? भाई जॉन कहाँ रहता है? जॉन तो गुड़गांव में रहता है। हमें क्या पढ़ना था? 2 सेक्शन थे। एक तो सेक्शन कितना था हमारा? 60। सेक्शन 60 पढ़ना है और सेक्शन 179 है कौन सा है? दूसरा सेक्शन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए सेक्शन 179। सेक्शन 179 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60। तो देखिए देयर आर 2 सिचुएशंस हियर। नंबर वन सिचुएशन इज दैट वेयर एवर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहां पर है? चेन्नई में, है ना। तो या तो चेन्नई एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करेगा अगेंस्ट कंपनी या अगेंस्ट जॉन के अगेंस्ट में भी एनसीएलटी चेन्नई में फाइल कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलता है? सेक्शन 60 बोलता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी in relation to insolvency resolution and liquidation for corporate persons, including corporate debtor and personal guarantors thereof, shall be NCLT, having territorial jurisdiction over the place where the registered office of the corporate person is located. ठीक है, तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 बोलता है हमारा कि पर्सनल गारंटर के लिए भी NCLT हो जाएगा। ठीक, बट वहां पर क्या है? वहां डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ है। सपोज कम हो तो फिर क्या होगा? फिर वो डीआरटी जहां पर भी होगा, गुड़गांव से रिलेटेड जो भी होगा, चाहे चंडीगढ़ में होगा, जहां भी होगा, हरियाणा में पड़ता है ना, तो वहां पर फाइल करें। ठीक है जी। तो जुरिस्डिक्शन आपको कहां से देखना है? सेक्शन 60 अलॉन्ग विद सेक्शन 179। और क्या होगा? पहले उसकी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होगी, देन ही मे बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट आल्सो। क्या उसकी फॉरेन ट्रेवल पर रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं?
सर एप्लीकेशन फाइल होने के बाद तो है। नहीं, इंसॉल्वेंसी में है या सिर्फ बैंक्रप्सी में इंसॉल्वेंसी में भी है सर। है? फॉलोइंग क्या बोलते हैं सेक्शन देखो ना। सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल से जा सकता है। नहीं, इंसॉल्वेंसी के मैं सेक्शन बताओ आप। बैंक्रप्सी में तो है, इंसॉल्वेंसी फ्रेश स्टार्ट में भी है ना? लेकिन इंसॉल्वेंसी में है या नहीं ये बताओ। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंसॉल्वेंसी में, बैंक्रप्सी में है। क्योंकि उसका रीजन भी है ना भाई, हो सकता है इंसॉल्वेंसी में वो पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट कर देगा तो काय को रिस्ट्रिक्शन लगानी है? तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वो आ रही हैं ऑन बैंक्रप्सी, सेक्शन 141। इंसॉल्वेंसी में कोई है तो बताइए, है कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा? भाई मॉरिटोरियम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं नहीं लिखा। बैंक्रप्सी में जरूर है। चलिए, नहीं है सर। पर्सनल एसेट्स अटैच हो सकते हैं क्या? भाई क्या बोल रहा है, इसके पास कार है, ये है वो है। तो पर्सनल एसेट्स का क्या होगा? एक बार इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई तो क्या पर्सनल एसेट अटैच हो जाएंगे या नहीं होंगे? वी हैव टू लुक एट सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या बोलता है? सेक्शन 79 में देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यूरिंग बैंक्रप्सी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल के लिए है, कुछ एसेट्स ऑफ द फैमिली भी कवर्ड है ना? एक्सक्लूडेड एसेट्स, तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में क्या क्या कवर्ड है? पहला तो व्हीकल को देखें हम, तो सेक्शन 79 सबसेक्शन 14A क्या बोलता है? अनएनकम्बर्ड। पहली बात तो अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, तो अनएनकम्बर्ड तो है, कार है इसके पास। क्या लिखता है? फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन। ठीक है। क्या वर्ड वर्ड लिखता है? टू द डेटर और बैंक्रप्ट। डेटर भी कवर्ड है और बैंक्रप्ट भी कवर्ड है, मतलब इंसॉल्वेंसी में भी और बैंक्रप्सी दोनों में कवर्ड है। ठीक है, तो ये तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में आ जाएगा, जो इसकी वाली कार है ना? और बाकी क्या होगा? LIC पॉलिसी है, LIC पॉलिसी में इसने लोन लिया हुआ, तो लोन लिया हुआ तो एनकम्बर्ड हो गया वो तो। गोल्ड ज्वेलरी है 12 लाख की। गोल्ड ज्वेलरी के बारे में क्या कहता है? पर्सनल ऑर्नामेंट्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब्ड में कितनी लिमिट है आपकी? 1 लाख। प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट का क्या होगा? तो अगर उसने पहले से ही ये ट्रस्ट बना रखा है तो फिर ये मनी इट कैन नॉट बी टच्ड, है ना? जॉन, तो अगर पर्पस फ्रॉडुलेंट नहीं था तो इसलिए लोग प्राइवेट ट्रस्ट बना देते हैं, क्योंकि वो उसके पास रहा ही नहीं ना। ये इरिवोकेबल होते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉस्ट कौन बियर करेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट सेक्शन 105 इसका आंसर देगा। सेक्शन 105 क्या बोलता है? सेक्शन 105 बोलता है 53B, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो कॉस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट जो है आपका जॉन ही बियर करेगा, जो भी डेटर है वही बियर करेगा, और उसमें प्रोविजन रखेगा रीपेमेंट में। अच्छा, फादर इन लॉ ऑफ जॉन फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट में तो आ जाएगा,
तो ये जो थॉमस की प्रॉपर्टी है, क्या ये भी इंक्लूड होगी इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? इसके लिए आपको इंसॉल्वेंसी के रूल्स और रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। एक बार ये केस स्टडी आराम से पढ़ लीजिएगा, जो भी केस स्टडीज हैं, है ना, और फिर हम इनको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैंकक्रप्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट करेंगे। इन द मीन टाइम यू प्लीज गो थ्रू दीज केस स्टडीज, और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ग्रुप में, उन क्वेश्चंस के